हाँ, कि कुछ ये जो कम्युनिटी है ये इस तरह की है कि अगर इसको बाकी लोगों के साथ में लाइन में रखा जाएगा तो ये मुमकिन है दौड़ में उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी के साथ पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारे संविधान के अंदर ऐसे लोगों को मौका दिया गया है रिजर्वेशन का, कि ताकि ये भी जो है जिंदगी की दौड़ में बिल्कुल पीछे ना रह जाएं और उनको भी मौका मिलता रहे आगे आने का। तो इस तरह से कुछ सीटें जो हैं पार्लियामेंट की वो रिजर्व हैं एससी और एसटी के लिए। जी आगे ना बात समझ में? जी जी तो मतलब यह होगा कि उस सीट से सिर्फ वही कैंडिडेट से लड़ सकता है जो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा। अब उसको इलेक्शन कमीशन के सामने ये साबित करना होता है कि मेरा ताल्लुक एससी या एसटी से है, उसके बाद में ही उस आदमी को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। लेकिन जहां तक वोटर्स का मामला है उसमें कोई इस तरह की तफरीक नहीं है। यानी कैंडिडेट के लिए तो है कि वो एससी एसटी का होना चाहिए, लेकिन वोट डालने वाले जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पर सिर्फ एससी और एसटी का कैंडिडेट ही के लिए रिजर्व सीट है तो वोटर्स भी सिर्फ उन्हीं के रहेंगे, बाकी कोई जनरल कैटेगरी का या कोई मुस्लिम है या दूसरे लोग हैं उनको कोई वो वोट भी नहीं डालेंगे। वोट तो सब करेंगे। ये अलग बात है कि किसी को कोई अपना वोट का हक इस्तेमाल ना करना चाहता तो कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये कि उनको वोट करने से कोई रोक भी नहीं सकता है, और बल्कि ये चाहा जाता है कि वो लोग भी वोट करें, सब लोग वोट करें। अलबत्ता कैंडिडेट उन्हीं का वही इन्हीं कम्युनिटी में से होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हमेशा के लिए कानून बनाया गया है। जिस वक्त संविधान का आगाज हुआ था, हिंदुस्तान एक बहसत मुल्क का आगाज हुआ था, उस वक्त ये सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया था ऐसा कानून संविधान के अंदर। उसके बाद में फिर ये 10 साल के लिए और बढ़ाया गया। फिर ये 79th अमेंडमेंट जब इसके अंदर आया तो इसको 60 सालों के लिए बढ़ा दिया गया कि अब ये 60 साल तक इस तरह से रहेगा रिजर्वेशन। Reservation of seats for the scheduled castes and scheduled tribes means the persons belonging to SC or ST will represent such reserved seat. That implies that only persons belonging to SC or ST can contest from the reserved constituencies, but we have joint electorate and all the voters of the reserved constituency vote irrespective of their caste. The representation to the Lok Sabha is based on population. Therefore, UP, which is the most heavily populated state in India, sends as many as 80 members, while smaller states like Mizoram, Nagaland, and Sikkim send just one representative each to the Lok Sabha. 7 members represent Delhi. है ना? जो जी लोक सभा जो है उसके अंदर कितने मेंबर होंगे किस स्टेट से, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की या उस जगह की पॉपुलेशन पर। जी जिस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां के मेंबर सबसे ज्यादा हैं, है ना? फॉर एग्जांपल यूपी सबसे ज्यादा मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया के अंदर, तो यहाँ से पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, 80 सीटें होती हैं। इसलिए जब जनरल इलेक्शन आता है तो लड़ाई का जो सबसे बड़ा अखाड़ा होता है वो यूपी होता है। यूपी अगर जिस पार्टी ने निकाल लिया, यूपी में जिसकी पकड़ मजबूत हो गई, इसका मतलब यह है कि फिर वो हिंदुस्तान में सरकार बनाने के काबिल हो सकती है। जी तो जब 2014 का इलेक्शन जीता था इन्होंने, क्या बोलते हैं, बीजेपी ने, तब इन लोगों ने 80 में तकरीबन 72 सीट निकाले थे यूपी से। इन लोगों ने 72 सीट सिर्फ यूपी से निकाले। 8 सीट ये लोग सिर्फ हारे थे, जिसमें 2 कांग्रेस को मिली थी और 5 एसपी को, और शायद एक ये था इंडिपेंडेंट। और देखो जो नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, यहाँ से सिर्फ एक एक आदमी जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी जगह हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लोक सभा द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है? पॉपुलेशन के एतबार से स्टेट्स के अंदर जो है वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक मेंबर जीतेगा। यानी जहां तक एक मेंबर की रीच है,
जैसे मिसाल के तौर पर मेरठ एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से पार्लियामेंट की, लोकसभा की एक सीट होती है, लेकिन यानी लोकसभा की एक कंस्टिट्यूंसी है, और यहाँ से मेरठ से एमएलए की कम से कम 5 या 6 कंस्टिट्यूंसीज हैं, 5 है तकरीबन। तो कंस्टिट्यूंसी का मतलब हो गया वो एरिया जिसके तमाम लोग एक इकाई बनाते हैं, यानी एक ग्रुप है वो, उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? जी जी हाँ, उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके बाहर के जो लोग हैं वहां वो ग्रुप अलग हो जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव अलग होगा। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं, अपने डिपार्टमेंट को ले लें, वहां पर सेकंड सीवी है, फर्स्ट एफ है, और सेकंड डी है, सेकंड ई है, सेकंड ए है ना, जैसे फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी, फर्स्ट एफ, इस तरह से है, सब कुछ है। तो और मान लेते हैं ये एक पूरा क्या है, स्टेट है, और तो ये स्टेट के अंदर जो क्लासेस, ये डिवीजन है, इनको हम मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मिसाल के तौर पर सेकंड सी जो है, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे किसी को, या मान लीजिए वहां से 2-3 लोग कैंडिडेट का इलेक्शन कैंडिडेट के लिए तौर पर खड़े होते हैं, तो इस क्लास के जो लोग हैं ये इनको वोट करेंगे, जिसको भी चाहेंगे, जिसके खिलाफ है, जिसके हक में चाहेंगे उसको वोट करेंगे। तो यहां से जो कैंडिडेट जीतेगा उसका दायरा कार सिर्फ और सिर्फ सेकंड सी होगा, यानी उसे सिर्फ सेकंड सी के बारे में पूछा जाएगा, वो सेकंड सी का जिम्मेदार होगा। बाकी फर्स्ट एफ और फला क्लास में क्या हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना खास तौर पर नहीं होगा। ठीक है ना? जी ये जो क्या कहते हैं दायरा है, ये जो एरिया है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है। जी क्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं, एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए all the citizens of 18 years of age and above are entitled to vote in the elections to the Lok Sabha subject to the laws made by the parliament. Any Indian citizen can become a member of Lok Sabha provided he or she fulfills the following qualification. वोट डालने के लिए तो 18 साल का होना काफी है। अलबत्ता अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए, लोकसभा का इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो उसके लिए एज आपकी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? he or she should declare through an oath or affirmation that he has rule, faith and allegiance in the constitution, and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. ठीक है? अगर भैया वही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है। क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ये कि उसे इलेक्शन कमीशन के पास में जाकर के एक फॉर्म होता है, वो फिल करेगा, जिसके जरिए से वो ये बताना चाहेगा कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा का पूरा भरोसा है और इसकी सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी को मैं बचाना चाहता हूँ। ये सब चीजें जो है वो उसमें कंफर्म करेगा, उसके बाद ही वो इलेक्शन लड़ सकता है। ही और शी मस्ट possess such other qualifications as may be laid down by the parliament by law. He must be registered as a voter in any constitution in India. ठीक है? वो हिंदुस्तानी तो होना चाहिए, उसके साथ साथ में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसको ये होना चाहिए वोटर। अगर वोटर नहीं है तो फिर वोट नहीं कर सकता, ना ही इलेक्शन लड़ सकता है ना? 1 मिनट। हाँ, तो देखिए हम बता रहे थे कि उसे वोटर होना जरूरी है, किसी भी, चाहे वो कहीं से भी हो वोटर। मान लीजिए एक आदमी आसाम का है, वो वोटर है, तो वो किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। पर्सन कंटेस्टिंग फ्रॉम द रिजर्व्ड सीट शुड बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एज द केस में भी, है ना? अगर रिजर्व्ड सीट से लड़ रहा है तो उसे अपना जाति का प्रमाण पत्र वगैरह जमा करके साबित करना होगा कि मेरा ताल्लुक उस कास्ट से है। टेन्योर तो जानते ही है ना? The normal term of Lok Sabha is 5 years, but the President, on the advice of Council of Ministers, may dissolve it before the expiry of 5 years. 5 साल होती है, लेकिन 5 साल से पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। कब? कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके मशवरे पर?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मशवरे पर। इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। इमरजेंसी अगर की सिचुएशन आ जाए तो 1 साल तक इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है, बट इट विल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद में 6 महीने से ज्यादा ये इसको नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। On several occasions, Lok Sabha was dissolved prior to the end of its term. For example, the 12th Lok Sabha elected in 1998 was dissolved in 1991. ठीक है, 1998 में जो इलेक्शन हुआ था, जो सरकार बनी थी, वो सरकार अगले ही साल गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद में फिर 1999 में जो सरकार बनी वो किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। और वो सरकार कब तक चली? 2004 तक। फिर 2004 में इलेक्शन हुए, फिर दोबारा कांग्रेस आई। उसके बाद में फिर 2009 में इलेक्शन हुए, फिर कांग्रेस आई। फिर 14 में इलेक्शन हुए, बीजेपी आई। फिर 19 में इलेक्शन हुए, फिर बीजेपी आ गई। The speaker and the deputy speaker, the presiding officer of Lok Sabha is known as speaker। ठीक है, लोकसभा का जो ये ऑफिसर होता है इसको क्या कहा जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर। वहां पर क्या कहा जाता है? राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गुड। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की वहां पे जिम्मेदारी होती है, काम होता है, उसी किस्म का काम जो लोकसभा में करता है उसको क्या कहते हैं? स्पीकर। और सॉरी स्पीकर, द मेंबर ऑफ द हाउस इलेक्ट हिम, है ना, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं यही उसको इलेक्ट करते हैं, वो चुनते हैं अपने में से। he or she remains the speaker even after Lok Sabha is dissolved till the next house elect as a new speaker in his place। ठीक है, वो उस वक्त तक लोकसभा का स्पीकर होता है जब तक कि नई सरकार बन जाए या नई लोकसभा गठित हो जाए और वो अपना स्पीकर न चुन ले तब तक। In his or her absence, a deputy speaker who is also elected by the house presides over the meetings। Both the speaker as well as the deputy speaker can be removed from the office by a resolution of Lok Sabha passed by a majority of all the then members of the house। ठीक है, some of the powers and functions, अगर जो लोकसभा का स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है, इनको लोकसभा के मेंबर जिन्होंने उनको चुना होता है, ये मेजोरिटी से उसको अगर चाहे तो हटा भी सकते हैं, है ना। अगर उनको लगता है कि आदमी मुनासिब नहीं है, उनके खिलाफ वोट करके हटा सकते हैं। Some of the powers and functions of the speaker are given below। इनके क्या क्या इख्तियारात हैं? The basic function of the speaker is to preside over the meetings and conduct the meetings of the house in orderly manner। सबसे बेसिक काम जो है इनका वो क्या है? मीटिंग की सदारत करना और साथ साथ में इसको कंडक्ट करना, है ना, बहुत अच्छी तरीके से पूरे उस प्रोसेस को जारी रखना। मतलब एक ही मतलब वहां पर जो है बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में लोग बैठे हैं, सुने बातों को, और हर आदमी को बोलने का मौका दें वो, और जो आदमी बोल रहा है स्पीकर के हुक्म से सब लोग उसकी बातों को सुने। फिर जिन लोगों का एतराज हो वो हाथ उठाएं, स्पीकर से इजाजत लेकर के बोलें। और दूसरी सबसे बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर यानी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर भी जो भी आदमी कुछ बोलेगा वो लोगों को मुखातब करके नहीं बल्कि स्पीकर को मुखातब करके बोलता है, या उधर चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को। समझ में आ गई बात? इसलिए देखो पार्लियामेंट में जब वो लोग खड़े होकर के कोई बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोलता है तो ये लोग किसको मुखातब करते हैं, किससे बात करते हैं? स्पीकर से। स्पीकर महोदय ऐसे बोलते रहते हैं ना, महोदय महोदय करके, तो उनको मुखातब करते हैं। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि उसको मुखातब करके अपनी बात कहे, चाहे वो हमला बीजेपी पे कर रहे हो, अमित शाह पे कर रहे हो, लेकिन मुखातब उनको करके करेंगे। ठीक है। No member can speak in the house without his or her permission। इनकी परमिशन के बगैर कोई नहीं बोल सकता। He or she may ask a member to finish his speech and in case the member does not obey, he or she may order that the speech should not be recorded। ठीक है, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है कैमरों में, और तो इनका ये होता है कि जिसको आदमी को ये कहेंगे उसी को बोलना है, और जब तक ये कहेंगे मतलब जितना टाइम मिला है उतने टाइम में अपनी बात खत्म करनी है। अगर कोई नहीं करता है तो ये कह सकते हैं कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसकी बात की रिकॉर्डिंग ना की जाए।
इनको ये इख्तियार है। All the bills, reports, motions and resolutions are introduced with the speaker's permission. कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बिल पेश करना चाहता है तो वो बिल किसकी परमिशन से पेश करता है पार्लियामेंट के अंदर? स्पीकर। He or she puts the motion or bill to vote. इन यही जो है उस पे ये मांगते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोट। He or she does not participate in the voting, but when there is a tie, the member of equal number of votes on the both sides, he or she can use his casting vote, but he or she is expected to cast her vote in a manner so that her impartiality and independence is retained. ठीक है, ये स्पीकर जो होते हैं ये उधर लोकसभा राज्यसभा में चेयरमैन ये आमतौर से वोट नहीं डालते हैं, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करने के लिए कभी कभी वोट की जरूरत पड़ती है तो इसमें वोट नहीं करते हैं। अलबत्ता अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि टाई हो जाए, यानी उतने ही लोग उसके हक में भी हैं और उतने ही लोग उसके खिलाफ भी हैं, तो ये अपने वोट का हक, अपने जो वोट का हक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी जानिब फैसला करा सकते हैं जिधर ये बेहतर समझते हो। His or her decisions in all parliamentary matters are final. ठीक है, पार्लियामेंट्री मैटर्स में इनका जो फैसला होगा यानी जो ये कह देंगे वो फाइनल बात होगी। She also, देखो गलत कितना लिख रखा है, she or he also rules on points of order raised by the members and her decisions final. He or she is the custodian of rights and privileges of the members. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? He or she is the custodian of rights and privileges of the members. पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं इनके हुकूक की और उनके प्रिविलेजेस की कस्टडियन निगरान होते हैं स्पीकर, यानी किसी के साथ में कोई वायलेशन ना हो, किसी को अपनी बात कहने से रोका ना जाए, इसके ये जिम्मेदार होते हैं। ये पॉइंट हम पूरे कर लेते हैं 5 और 6। He or she disqualifies a member of his or her membership in case of defection. He or she also accepts the resignation of members and decides about the genuineness of the resignation. ठीक है, किसी को रिजाइन देना है, कोई ऐसा मसला आ गया जिसको पार्लियामेंट से किसी मेंबर को निकालना है, तो ये सब काम भी स्पीकर ही करते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स। अगर राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की जॉइंट मीटिंग होती है तो इसमें सदारत कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। ओके, तो यहाँ तक हमारे 6 पॉइंट मुकम्मल हुए हैं और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट का जो ये है फंक्शन क्या क्या है। उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और ये सब जितने फंक्शन है फाइनेंशियल वगैरह सब देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी अगली क्लास किसी की है आपकी? किसकी क्लास है अगली? सर हैं? सर यस सर। ठीक है।